हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपान सिंह। आपको ये तो पता चली गया होगा कि 22 तारीख की बी की लिस्ट आ चुकी है। 22 तारीख की बी की लिस्ट कहने का मतलब ये है कि उसमें 22 और 23 तारीख के दोनों दिन जो केस चलने वाले हैं, 22 और 23 को उनका एक विवरण होता है, एक पर्टिकुलर्स होते हैं और उसके आधार पर बनती है डेली लिस्ट। उसमें से डेली लिस्ट यार एक 22 तारीख की लिस्ट बनेगी और एक 23 तारीख की लिस्ट बनेगी। अब इन दोनों तारीखों में से एक दिन 3 जजेज की बेंच बैठेगी। हालांकि जो बी की लिस्ट है उसमें 3 जजों की बेंच है, जैसे पिछली बार हुआ था। पिछली बार भी 3 जजों की बेंच थी, लेकिन 15 तारीख को 3 जज बैठे और 16 तारीख को 2 जजों की बेंच हो गई थी। हम वही कैलकुलेशन करके चलते हैं। हम मानते हैं या तो 22 तारीख को 2 जज होंगे या फिर 23 तारीख को 2 जज होंगे। तो जब भी 2 जज होंगे हमारे केस की सुनवाई होगी। और उसमें कुछ क्रिमिनल केस हैं 10, इसकी वजह से ये 3 जजों की बेंच हुई है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का अपना एक प्रोसीजर है। अब हम ये देखते हैं कि हमारी तारीख पिछली बार 15 तारीख दे रखी थी, 16 को लगा था। इस बार हमारी तारीख 22 तारीख दी गई है और 2 बार कन्फर्म हुई है, एक ऑर्डर में और एक 17 तारीख को एडजमेंट की एप्लीकेशन लगाई थी ईएसजी साहब ने। उस समय भी कोर्ट ने कहा कि 22 तारीख को ही सुनवाई होगी। ये पार्ट हर्ड केस है। दोस्तों, ये जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है इसे यदि हम ध्यान से देखें, 22 तारीख की सुनवाई की हमारी पार्ट हर्ड केस की है, लेकिन 17 तारीख को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इसे 2 हफ्ते के आगे बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं और कोर्ट जो वर्तमान में नियम है, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसके अनुसार इनको कोई भी छूट नहीं देते हैं और कहते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं इसकी उसको। तो आखिरकार ये है क्या? यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार का वकील। तो क्या इनका काम नहीं है कि जो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है उसकी रक्षा करें? बैंक पेंशन अपडेशन लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 14 से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 300A से जुड़ा हुआ है। तो 14 और 21 तो आपके फंडामेंटल राइट से है। समझ में नहीं आता कि आखिरकार खिलवाड़ हो क्यों रही है। और सबसे बड़ी बात मैंने बताई थी आपको, इस केस से हर कोई बचना चाह रहा है। तुषार मेहता साहब तो नहीं आएंगे, वो अपने बेटे को भले भेज दें। तुषार मेहता साहब की एक इमेज है इस देश में, लोग उनको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख के चलते हैं जो नेशनलिस्ट है और देश के प्रति वफादार है और संविधान के प्रति वफादार है और फंडामेंटल की बात चीज़ों की तो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। उन्होंने लेकर के आगे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का नाम रख दिया, अदरवाइज उन्होंने मना किया होगा तभी आए होंगे। अब सॉलिसिटर जनरल साहब भी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब भी अपनी जान बचा रहे हैं। पिछली बार बचा गए थे, इस बार भी बचाने की फिराक में थे और साथ बचा भी जाएं। ये मुसीबत और किसी के मत्थे बढ़ जाए। ये इन्हें सोच लिया होगा ये 15 दिन का एडजमेंट नहीं होता है, और इन्हें सोचा अच्छा ही है तो मुझे तो 15 दिन जाना ही जाना है, तो पीएनबी अपने आप दूसरी चीज़ों की व्यवस्था करेगा। और ये समझ में नहीं आता कि पीएनबी का जो बैंक है वो सीएमडी साहब क्यों जबरदस्ती टांग फंसा रहे हैं। वो अपने आप में खुद स्टेट है, ये उनकी ड्यूटी बनती है का फंडामेंटल राइट की रक्षा करना, लेकिन वो जबरदस्ती पैर फंसा रहे हैं। कोई आना नहीं चाहता यहां पर बहस करने के लिए, लेकिन जबरदस्ती लाया जा रहा है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट इवन हाई कोर्ट लेवल, ये तो सुप्रीम कोर्ट है और फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास है और 226 के पास हाई कोर्ट के पास है।
संविधान का गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम कोर्ट है। अब यह तो हो नहीं सकता कि एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी को अपनी उंगली पर नचाले। जब जुडिशियरी लेजिस्लेशन की उधेड़बुन कर देती है तो एग्जीक्यूशन के रूल्स और रेगुलेशन तो क्या करेंगे। हमने देखा है ऐसी कौन सी बातें हैं, इतनी पावर दे रखी है जुडिशियरी को, बहुत बड़ी पावर दे रखी है। आप जुडिशियरी को नहीं नचा सकते हो। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये एक ऐसी ब्याद है गले पड़ी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स का गारंटर भी है और प्रोटेक्टर भी है। वो गारंटी देता है मैं तुम्हें फंडामेंटल राइट दूंगा, और प्रोटेक्टर भी है। और सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करने के लिए अटॉर्नी जनरल है, व्याख्या करने के लिए वो है, प्रेसिडेंट के लिए वो बैठा हुआ है। ये नहीं कि एग्जीक्यूटिव को जिताने के लिए अटॉर्नी जनरल आके संविधान के खिलाफ बोलेगा, नहीं बोल सकता। तो भैया जो आपने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वो भी नहीं बोल सकते, हालांकि वो गवर्नमेंट के वकील है। इसलिए ये बचना चाह रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि इमेज खराब हो जाएगी। ये इनके गले में हड्डी जैसा फंस गया है। द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी ensure that all laws derive validity only from the Constitution of India. कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ये डॉक्ट्रिन है, और जितने भी लॉ हैं उनकी वैलिडिटी केवल और केवल देश के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। प्रोटेक्टर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो सुनिश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को तो दूषित नहीं होने देगा। जो रूल है, जो नियम है, उसके अनुसार काम होगा। यदि हमारा पेंशन अपडेशन है हमें मिलेगा, नहीं है रूल में तो नहीं मिलेगा। ये तो बहस में पता चलेगा। जुडिशियल रिव्यू एम्पावर्स कोर्ट टू इनवैलिडेट एनी स्टेट एक्शन दैट इन्फ्रिंजेज अपॉन फंडामेंटल राइट्स। यदि कोई स्टेट फंडामेंटल राइट्स पर उल्लंघन करता है तो जुडिशियल जो रिव्यू है 1 मिनट में उल्टा सीधा इनवैलिडेट कर देता है, नल एंड वॉइड। राष्ट्रपति को भी नहीं बख्शता। केसेज हैं ऐसे, राष्ट्रपति की सीमाएं सुप्रीम कोर्ट ने बांधी हैं कि आप ये काम कर सकते हो, आप अलाउड हो, लेकिन मेलाफाइड नहीं हो, आर्बिट्रेरी नहीं हो, अगेंस्ट रूल नहीं हो। बांध रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। और यदि ऐसा होता कि चैलेंज कर दिया, ऐसा पाया गया, तो इवन राष्ट्रपति के आदेश भी निरस्त हो सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये पावर कोई छोटी मोटी नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेज लिमिटेशंस ऑन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स टू प्रिवेंट आर्बिट्रेरीनेस। मन मर्जी को रोकने के लिए, स्वच्छंदता को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, लेजिस्लेटिव पर भी और एग्जीक्यूटिव पर भी। उल्लंघन नहीं कर सकती। लेजिस्लेटिव कानून बनाने वाली संस्थाएं तुम्हारे आपका आ गए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सारे के सारे फंडामेंटल का राइट का नहीं कर सकते। आपका फंडामेंटल राइट जो है वो पूरे का जो इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे दे रखा है। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स एट द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स द सुप्रीम अथॉरिटी गवर्निंग ऑल इंस्टीट्यूशंस। और रूल ऑफ लॉ चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे सुप्रीम है। सभी इंस्टीट्यूशंस को, संस्थानों की बात नहीं कर रहा, जितने भी स्टेट्स के वो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इनको रूल करता है। दोस्तों, जो इतनी बड़ी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है तो घबराते क्यों हैं सुप्रीम कोर्ट से? इसलिए घबराते हैं। रूल ऑफ लॉ, आपको पता है 101 केस में जो सुनवाई हो रही थी, एएसजी साहब ने कहा था सारी प्रॉपर्टी चली जा रही है, चलने दीजिए, ये कस्टम भी एक लॉ होता है। कोर्ट ने बोला रूल ऑफ लॉ, शासन होगा कानून का होगा, मनमर्जी का नहीं, और किया और वही होगा।
अब यह समझ में नहीं आता कि हर व्यक्ति आईबीएस से भाग रहा है, यूएफईयू इससे भाग रहा है, बैंक इससे भाग रहे हैं, डीएफ इससे भाग रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इससे भाग रही है, सरकार इससे भाग रही है, तो क्या इनको आभास हो गया है कि इनकी बुरी हार होनी है? और जब खुद कह के बैठे हुए हैं कि आरबीआई को जरूर देना पड़ेगा, ये मानते हैं कि हाँ ये गलती करके बैठे हुए हैं, उसके बावजूद ये परेशानी हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आने दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, कोर्ट में न्याय होगा, केवल न्याय। कुछ दिन के लिए इधर उधर भले ही हो जाए, वो समय होता है, हर चीज समय पे होती है। हमारा समय नहीं आया, अभी आ जाएगा। माली पेड़ों में पानी देता रहता है, फल तो समय पर ही आएगा। हम दे रहे हैं पानी, आएगा, समय पर आएगा, हिम्मत रखें। अब 3 जजों की बेंच है, तो इनमें एक दिन तो किसी न किसी दिन 2 जजों की बेंच होगी। जिस दिन 2 जजों की बेंच होगी, डेली लिस्ट बनेगी, हमारा नंबर 101 होगा। ये एक ही अकेला पार्ट हेड केस है, और कोई है नहीं। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।